सफलता की कहानी टॉपर्स की जुबानी। जी हां, एमपीपीएससी के जारी हुए रिजल्ट्स के बाद न्यूज 18 आपको उन होनहारों से मिलवाने जा रहा है जो अपनी सफलता के राज आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और एमपीपीएससी के टॉपर्स आपको बताएंगे कैसे उन्होंने अपने सपनों को सच किया, कैसे कामयाबी हासिल की। एमपीपीएससी में रायसेन की अंकिता पाटकर ने टॉप किया। अंकिता ने 1575 अंकों में से 942 अंक हासिल किए और यहां पहला रैंक हासिल किया। अंकिता ने अपने करियर की शुरुआत प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के रूप में की थी, जो आबिदुल्लागंज जनपद पंचायत एडीओ रहते हुए एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी। अंकिता ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहां तक कैसे वो पहुंच पाई हैं और आगे का उनका सफर कैसा रहने वाला है। और प्रियल यादव और अंकिता पाटकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियल, और बहुत बहुत स्वागत है अंकिता आपका। प्रियल और अंकिता, जो कि एक अच्छा एग्जाम आपका हुआ है, लेकिन इस एग्जाम के साथ जो उम्मीदें जुड़ी हुई थी, एग्जाम पास होने के साथ वो उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अंकिता, क्या कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सर। मेरा अभी रैंक 1 में सिलेक्शन हुआ है। और जी अंकिता, आप अपनी बात पूरी करें। कैसा लग रहा है आपको? पहले तो बहुत बधाई आपको। और एक सपना, जो एक अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, परीक्षा पास करने का सपना तब तक ही सपना रहता है जब तक वो पास नहीं हो जाती, और आपने तो टॉप किया है। अब आगे उम्मीदें बढ़ गई होंगी खुद से अंकिता? यस सर, थैंक यू आपके विशेष के लिए और आप मुझसे जुड़े। तो सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सर मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं रैंक 1 लेके आऊंगी। हाँ, मेरा एक टारगेट था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर तो बनना है। और अभी सर जिस तरीके का मुझे ऐसा लग रहा था कि बस एक पोस्ट मिल जाए एमपीपीएससी में, पर सर अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके ही जैसी एक और हमारे साथ अभ्यर्थी प्रियल यादव जुड़ी हुई हैं। प्रियल, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी मेहनत आपने की और उसका परिणाम अब मिल गया। उम्मीद के मुताबिक परिणाम आ गया प्रियल, या फिर कुछ और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद के मुताबिक परिणाम आ चुका है, क्योंकि मेरा 2019-20 में भी सिलेक्शन था और मैं प्रेजेंटली इंदौर में एज अ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सर्व कर रही हूँ। तो मन में यही था कि डिप्टी कलेक्टर अचीव करना है, और 2021 में अचीवमेंट वो हो चुका है। तो प्रियल, जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? कोई डिटेल आपको बताई गई है कि ये एग्जाम क्लियर होने के बाद अब आगे की औपचारिकताएं कैसे पूरी की जाएंगी? जी सर, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद और पोस्ट अचीव करने के बाद सर हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। जीआईडी डिपार्टमेंट द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं जिनकी आपकी पोस्ट रहती है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपकी पोस्टिंग के लिए अलॉट किया जाता है। जैसे कि सर मेरी जो अभी प्रेजेंटली पोस्टिंग है, मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हूँ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद मुझे इंदौर में एज अ ऑफिसर इन ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अलॉट किया गया है। प्रियल, आप रहिएगा। आपके जैसे जो कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, आपसे बहुत सारे टिप्स उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं। अंकिता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंकिता, कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये पूरी यात्रा थी अब तक? कब आपका एग्जाम हुआ और रिजल्ट कब आया, और उस बीच जो एक उम्मीद बंधी होती है कि हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट आए, या हो सकता है कई बार डर भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा, वो दौर कैसा था? और उस बीच कैसे आपको परिवार वालों ने सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट की कितनी महत्वता आप समझती हैं अपने जीवन में? एक साथ 4 जोड़ लिए। अंकिता, आपसे सवाल था, आप सुन पा रही हैं, आपके आसपास काफी लोग हैं, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण था एग्जाम का ये पूरा ट्रैवल, और अब यहां तक आप पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी?
अंकिता, आपको आवाज मिल पा रही है? यस सर। हाँ, आपसे सवाल है कि कितना मुश्किल था ये एग्जाम देना, ये पूरी जर्नी यहाँ तक की, और जब एग्जाम से रिजल्ट के बीच में थोड़ा गैप था, Yes, sir. तो उस वक्त कैसा सपोर्ट परिवार वालों का रहा? किसको श्रेय देना चाहेंगे इस सफलता का? सर मुझे 2 जगह से क्वेश्चन सुनाई दे रहे हैं तो आवाज क्लैश हो रही है। अच्छा, अब आप मेरी आवाज का आंसर मुझे कीजिएगा और दो दूसरी आवाज को अलग-अलग- मत कीजिए आंसर। ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशंस आपके आगे आएंगी, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किसका आंसर करना है। यस सर। सर एग्जाम्स के जब मैंने शुरू किया तो मेरी लगता है कुछ तकनीकी परेशानी अंकिता के साथ और उन्हें आवाज़ इको हो रही है। मैं चाहूंगा कि तकनीकी पक्ष से थोड़ा सा हल करें। तब तक हम प्रियल से भी बात करते हैं, क्योंकि प्रियल आपके पास इसलिए भी मैं विशेष रूप से आना चाहूंगा, पहले से ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही हैं और उसके साथ साथ आपने तैयारी की। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं। कई लोगों का ये लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से किसी के एग्जाम को क्रैक करके एक नौकरी मिल जाए जिससे परिवार चलाया जा सके। ये जो लक्ष्य लेकर चल रहे स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने टॉप करना है या बहुत बड़े किसी पद पर पहुंचना है, ऐसा सपना लेकर चल रहे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या इनकी तैयारी में भी कुछ फर्क होता है या ये विचार का फर्क ही आपके परिणाम में कुछ बदलाव ला सकता है? जी सर, डेफिनेटली आपकी जो थॉट प्रोसेस रहती है वो आपके परिणाम में बदलाव लाती है। जैसे कि कुछ लोगों का सिर्फ यही मोटिव रहता है कि उन्हें कैसे भी करके एक पोस्ट अचीव करनी है और आगे लाइफ कंफर्टेबली सस्टेन करनी है, और कुछ लोगों का रहता है कि हमें बेस्ट पॉसिबल टॉप अचीवमेंट करना है और हमें सर्व करना है अपने स्टेट को, और वो उसी के लिए कंटिन्यूसली प्रयासरत रहते हैं। जैसे कि सर मेरे केस में ये था कि सर मैंने जिस दिन मैंने MPPSC की प्रिपरेशन करी थी, करना स्टार्ट की थी, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डिप्यूटी कलेक्टर अचीव करना है किसी भी हाल में। और सर उसके लिए मुझे ये तीसरा अटेम्प्ट लगा, तो मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन करती रही। 1-2 बार सर ब्रेकडाउन भी हुए कि यार अब कैसे होगा, प्रिपरेशन इतनी करी तब भी डिप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट नहीं आई है, बट घर वालों ने सपोर्ट करा और मोटिवेट करा, तो मैंने इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करा और फाइनली 2021 में ये रिजल्ट अचीव करा। लेकिन प्रियल, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जीवन में, तो अपनी तरह की चुनौतियां प्रियल के जीवन में क्या चुनौतियां थी इस एग्जाम को क्लियर करने तक, उससे पहले के जो एग्जाम आपने क्लियर किए, और इस दौरान कोई ऐसी बड़ी समस्या जिसके लिए आपको परिवार वालों का सपोर्ट मिला और आप इससे उबर कर आई? सर एज सच चैलेंजेस सबसे बड़ा कोरोना रहा मेरे इस फेज में, क्योंकि मेरा 2018 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका था और मैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने आई थी, और थोड़ा सा मेरा मीडियम को लेके चैलेंजेस था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम था तो बहुत ज़्यादा नोट्स की अवेलेबिलिटी थी नहीं यहाँ पे, तो मुझे वो नोट्स बनाने पड़े थे और थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आई थी। उसी के बाद सर चूँकि मेरा इंजीनियरिंग हुआ था और मेरे साथ के जितने भी कलीग्स थे वो बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ प्लेस हो चुके थे, और मैं यहाँ पे अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में थी, 2019-20 तक था, और कोरोना भी आ चुका था, और थोड़ा सा रिश्तेदारों की तरफ से एक शादी का भी प्रेशर बना हुआ था। पर इन्हीं सभी के चीज़ों के बीच में मेरे घर वाले सपोर्टिव रहे कि उन्होंने कहा नहीं, आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, आप किसी भी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप बस अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। तो उसी के साथ सर मैंने सब चीज़ों को साइड करके सिर्फ एक ही एम की तरफ ध्यान दिया कि मुझे ये अचीव करना है पोस्ट, और मैंने उसी की प्रिपरेशन करी। तो एस्पिरेंट्स इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीज़ों के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो वो बहुत टॉक्सिक हो जाएगी। स्वाभाविक है, और एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते ये और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब परिवार की तरफ से कई बार, और जब परिवार वाले सपोर्ट करते हैं तो आपके फैमिली के अदर मेंबर्स आपको प्रेशराइज करते हैं शादी के लिए कि ठीक है समय हो गया, या ये सब बातें होती हैं। ये भी अपने आप में एक चुनौती रहती है प्रियल, निश्चित रूप से, और इस तरह की किसी न किसी चुनौती से अंकिता भी जूझती रही होंगी। अंकिता, इस जर्नी के दौरान क्या सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने थी और उसे कैसे ओवरकम किया आपने?
यस सर, सब जब मैंने तैयारी शुरू की थी जून 18 में, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं था कि एग्ज़ाम क्या होता है, सिलेबस कैसे, क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। इनफैक्ट सर मुझे MPPSC का बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था उस समय। पर सर मैंने ठाना कि मुझे करना है, फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा डिटेल लिया, निकाला वहाँ से, और MP गवर्नमेंट ने की जो OBC के फ्री कोचिंग पढ़ाई जा रही थी बच्चों के लिए, तो उसमें मैंने वहाँ से गाइडेंस लिया। और सर उसके बाद ये रहा कि लॉकडाउन हो गया था, तो घर में रहकर मैंने पढ़ाई की। तो जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको मैंने पढ़कर, और यदि वो मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं यूट्यूब की मदद लेती थी। यूट्यूब में कई ऐसे रिव्यू चैनल्स हैं जो सीधा बुक का रिव्यू करते हैं, तो मैं वहाँ याद किया और उनको प्रॉपर रिवाइज किया। जो मेंस की रिक्वायरमेंट्स है सर, 2014 से 2018 तक मैंने एक एक क्वेश्चन को खुद से अपनी कॉपीज में अटेम्प्ट किया। तो सर 19 में ही मैंने मेंस के लिए काफ़ी प्रयास किया था। तो सर उसका मैंने 19 का भी इंटरव्यू दिया है, जो 13% होल्ड की वजह से अभी पेंडिंग है, और 21 में सर मुझे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिला। दूसरी चुनौती ये रही कि सर कई बार मुझे कंटेंट हिंदी मीडियम में ही मिलता था, तो फिर मैं उसको ट्रांसलेट करती थी इंग्लिश में और फिर अपने नोट्स बनाती थी। तो सर ये चुनौती मेरे लिए फायदा भी था, क्योंकि जब मैं खुद के हाथ से लिख लेती थी तो मुझे याद भी अच्छे से होता था और मुझे समझ भी आ जाता है। जब मेरी आदत ही है सर लिख लिख कर पढ़ने की, तो मैं पॉइंट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के ही पढ़ती थी सर। तो प्रैक्टिस जो चल रही थी आपकी अंकिता, वो प्रैक्टिस काम आई आपके, और आपके रिजल्ट में भी वो झलक रहा था। प्रियल की जिंदगी में अभी एक चुनौती आई। प्रियल बता रही थी कि शादी के लिए उन्हें बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा है रिश्तेदारों की तरफ से। ऐसी कोई समस्या आपके सामने तो नहीं है? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स के द्वारा पूरा सपोर्ट रहा था। हाँ। कि आप पहले अपने एग्जाम की तैयारी करो, शादी वगैरह रिश्तेदार तो बोलते ही होंगे, आपके हित मित्र तो सोचते ही होंगे कि अंकिता शादी कब करेगी। हाँ सर, हाँ मतलब सर दूर से तो आते थे, परंतु पेरेंट्स मुझ तक नहीं पहुंचने देते थे ये चीजें। उन्होंने मुझे जो भी मतलब सोशल चीजें चल रही हैं उनसे दूर रखा, और मुझे पूरी तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया कि तू बस पढ़ाई कर और अपना जरूर सफल होगी। हमेशा मतलब मुझे कई बार निराशा भी फील होता था कि मेंस में क्लियर होगा नहीं होगा, या मेरी जॉब लग गई थी तब मैं कम घंटे पढ़ पाती थी, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, क्योंकि पहले मैं 15-16 घंटे भी पढ़ती थी, और बाद में फिर मेरे वो घंटे 4 से 6 घंटे 8 घंटे में सिमट गया था। तो बहुत लगता था कि अब तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, इतना टाइम समय दे रहे हैं, मैं कैसे अब क्लियर कर पाऊंगी। पर सर मैंने एक टारगेट रखा कि मुझे अपने मेंस के आंसर को नॉरिश करना है, अब वो मैं जैसे भी करूं। तो सर मैं करंट की चीज़ों को अपने आंसर्स में हमेशा डालने की कोशिश करती थी, और जो मैंने फील्ड में जॉब में एक्सपीरियंस लिया उन्हीं के बेसिस पे अपने आंसर्स लिखती थी। और जो भी मैंने बचपन से कांसेप्ट पढ़ा है उनको भी मैं अप्लाई करती थी अपने आंसर में, पॉइंटेड नोट्स के थ्रू मैं पढ़ती थी और वही आंसर्स में लिखती थी। तो सर मेरा मेंस में काफ़ी टारगेटेड रही मैं। और फिर सर इंटरव्यू के थ्रू मेरे जो फ्रेंड्स रहे उनके साथ काफ़ी ग्रुप डिस्कशन किया, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। तो सर इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की थी। प्रियल एक अच्छे पद पर हैं अभी, और उन्होंने एग्जाम दिया अगले बड़े पद के लिए। अभी आप इस वक्त अंकिता किस पद पर हैं और क्या जॉब कर रहे थे? और अब चूंकि ये एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है, तो क्या आगे भी इसके लिए और प्रयास जारी रहेगा? कुछ अच्छे इंटरव्यूज और अच्छे एग्जाम्स देकर के किसी और बड़े पद पर जाने का प्रयास रहेगा? यस सर, अभी सर मैंने पहले प्राइमरी टीचर के गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर के पद पर कार्य किया है 1 वर्ष, और अभी सर मैं असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ जनपद पंचायत में, रूरल डिपार्टमेंट के अंदर। और सर अभी मैं फ्यूचर में यदि मैंने अभी यूपीएससी के लिए विचार नहीं किया है, परंतु सर यदि मुझे समय मिलेगा और तो मैं ज़रूर सर उसके लिए ट्राई करूँगी। और सर अभी तो मेरा जो अभी सिलेक्शन हुआ है उसमें जो शासन की जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी पहले उसको निभाने का कार्य करूंगी। ठीक है, उसके बाद एक प्रयास और रहेगा अंकिता का कि कुछ और अच्छे और बड़े एग्जाम्स दिए जाएं। प्रियल, आप आगे कुछ और स्टडी करेंगी? यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन अमूमन इस पद पर आने के बाद भी लोगों की जारी रहती ही है, लेकिन कोशिश सबकी यही होती है कि जॉब इफेक्ट ना हो और एग्जाम भी हो जाए।
जी सर, डेफिनेटली मैं अपनी पोस्ट के साथ, जिस तरह से मैंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी थी, और उसी तरह मैं सर डिप्यूटी कलेक्टर के साथ भी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहूँगी और सेंट्रल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहूँगी, बट इसमें मेरा वर्क अफेक्ट ना हो, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। प्रियल, आप चूंकि खुद महिला हैं और ऐसी बहुत सारी एस्पिरेंट लड़कियां जो एग्जाम देना चाहती हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन उनके जीवन में, जैसा कि आपने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया, शादी के लिए प्रेशराइज करना, और भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं जो कोई एक गरीब तबके से आने वाली बेटियां हैं, बहनें हैं, या कोई हाई क्लास बहुत ज़्यादा पैसे भी उनके फैमिली में, इनकम की सोर्स अच्छी है, लेकिन वो खुद कुछ करना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसे द्वंद्व आसपास आते हैं। वो द्वंद्व से निकलना, उनसे लड़कर बाहर आना, सबसे ज्यादा मदद किसकी मिलती है ऐसे में, और अपना आत्मविश्वास कितना मददगार इसमें होता है? आपने कैसे इससे ओवरकम किया? क्या ऐसी कोई चुनौती आपके सामने आई थी? जी सर, डेफिनेटली ऐसी चुनौती आई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे स्ट्रगल सभी के लाइफ में रहते हैं सर। चूँकि एज अ फीमेल बहुत आज के टाइम में भी बहुत रूरल एरियाज में डिफ़िकल्ट रहता है लड़कियों का पढ़ना, और स्पेशली जब आप 21-22 के एज के बाद आगे और पढ़ाई कंटिन्यू करने का प्लान करते हैं। सर, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह रहता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहे और आप गोल ओरिएंटेड रहे। अगर आपने एक बार मन में ठान लिया है अपने लक्ष्य के लिए कि मुझे इस एग्जाम को करना है, या व्हाटएवर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उसी पे फोकस रखिए, आप अपने टारगेट पे फोकस रखिए और आप उसी के लिए वर्क करिए। और अंकिता भी हमारे साथ मौजूद है। अंकिता, आपको लगता है आज के समय में, जैसा कि प्रियल कह रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी समस्याएं हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया पर भी लोग एक्टिव रहते हैं, आपको फ़ोन पर ही सारे कंटेंट अवेलेबल हो जाते हैं ज़्यादातर, उसके बाद अब स्टडी करना कम अपेक्षाकृत थोड़ा आसान हो गया है, जागरूकता इतनी है, गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इतने सारे मल्टीविटामिन्स मिल रहे हैं, उसके बाद भी अगर लोग सफल नहीं हो रहे, तो क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है अंकिता? सर, मुझे लगता है कि जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है, पेपर का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, कई बार जो एस्पिरेंट्स हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो सर, हमको फोकस करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्या स्पेशल टॉपिक्स है जिन पर फोकस किया जा रहा है, और सर उनका यदि टारगेट करके एनालिसिस करें तो सर काफ़ी आसान हो जाती है तैयारी। और सर, कॉन्सेप्ट को जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमारे आंसर्स में अप्लाई करना हमें आना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो। प्रीलिम्स में सर कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिला जुला के 4 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करते हैं, और वही मेंस में सर जैसे कई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं या जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो सर उसमें हमको कैसे अपना अटेम्प्ट करना है, मेंस पूरी तरीके से टाइम में लिखना है। तो सर ये दोनों फैक्टर बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो सर यदि हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेंस के सिलेबस को हमने को पहले टारगेट करते हुए साथ में प्रीलिम्स का भी फोकस करते रहना चाहिए। तो सर जब मेंस हमारा अच्छा हो जाता है तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको अंकिता पाटकर, बहुत बहुत बधाई आपको भी प्रियल, आपको आगे आने वाले भविष्य के अपनी सभी तैयारियों